Student, next topic of chapter introduction to insurance is insurance as a security tool. इंश्योरेंस किस तरह से रिस्क को रिड्यूस करता है, किस तरह से वो एक सिक्योरिटी टूल के तौर पर काम करता है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हम इसे अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। तो मेनली जो इंश्योरेंस है वो हमें काफ़ी ज़्यादा अलग अलग वेज में सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, उसने जो डिक्लेरेशन दी है यूनाइटेड नेशन ने, उसे यूएन जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया था ऑन दिसंबर 1948। इसमें क्या कहता है, एज पर आर्टिकल 25 everyone has the right to a standard of living adequate for health and well-being of himself and of his family, including food, clothing, housing, medical care, necessary social services, and the rights of security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age, other lack of livelihood in circumstances beyond his control. तो जो ये डिक्लेरेशंस थी रिगार्डिंग ह्यूमन राइट्स, इसमें कहता है कि हर एक इंडिविजुअल को ये राइट है कि उसका एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन रहे, जिसमें उसकी हेल्थ का ध्यान हो, अपनी खुद की वेलबींग का वो ध्यान रख पाए, उसके पास फूड्स हो, क्लोथिंग हो, हाउसिंग हो, मेडिकल केयर हो। बिल्कुल ऐसे सिचुएशंस कह लीजिए जहाँ पे उसे सिक्योरिटी की ज़रूरत है, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट के केस में, सिकनेस में, डिसेबिलिटी में, ओल्ड एज में। ठीक है, कहते हैं इन सभी चीज़ों से एक तरह से कहता है हर एक को इंडिविजुअल को राइट है कि उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन रहे और इन सारी प्रॉब्लम से उसे सेविंग मिले, दैट मीन्स इससे सेफ रहे, उसे सोशल सिक्योरिटी फील हो। तो कहते हैं अगर हम ये जो सेंटेंस देखते हैं आर्टिकल 25, हमें ये जो हमने अभी पढ़ा, तो इसमें ये बताता है कि भाई हर एक स्टेट की एक ड्यूटी है। स्टेट यहाँ पर किसको कर रहा है, जो पर्टिकुलर कंट्री की जो गवर्नमेंट है, कहते हैं उसकी ड्यूटी है कि वो अपनी पब्लिक का, अपने सिटीजन्स का ध्यान रखे और उसे वो सारी सुविधाएं मुहैया कराए जो उसके लिए ज़रूरी है। लेकिन अगर हम इंडिया के कंटेक्स्ट में देखें तो इंडिया एक सोशलिस्टिक कंट्री है और सोशलिस्टिक सिस्टम है, यहाँ पे डेमोक्रेटिक कंट्री है ये। तो यहाँ पर क्या होता है कि गवर्नमेंट ही रिस्पॉन्सिबल है हर एक चीज़ को प्रोवाइड करने के लिए, सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए सिटीजन को। पर जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं इंडिया में, यहाँ पर गवर्नमेंट हर एक को, इतनी बड़ी पॉपुलेशन को सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर पाती। ठीक है, इसीलिए आर्टिकल 41 है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें लिखा हुआ है कि दैट द स्टेट शैल मेक इफेक्टिव प्रोविजंस फॉर सिक्योरिंग द राइट टू वर्क, टू एजुकेशन, टू पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस, डिसेबलमेंट विद इन द लिमिट ऑफ इट्स इकोनॉमिक कैपेसिटी एंड डेवलपमेंट। कि भाई जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट है, वो एजुकेशन प्रोवाइड करेगा, काम प्रोवाइड करेगा, पब्लिक असिस्टेंस देगा इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, लेकिन विद इन इट्स कैपेसिटी। ठीक है, कि उसके जितना वो कर सकता है उतना। तो कहते हैं इसीलिए आर्टिकल 14 को अगर हम देखते हैं तो ये एक तरह से प्रोटेक्शन के लिए ही लागू किया गया। और समय समय पर बहुत सारे अलग अलग एक्ट्स भी आए, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट, जिसमें वर्कमैन कंपनसेशन में जो एम्प्लॉयर्स काम करते हैं, एम्प्लॉयज़ काम करते हैं एम्प्लॉयज़ के नीचे, तो ठीक है, कहते हैं कोई भी अन इंसिडेंट ऐसा उनके साथ ना हो, अन इवेंट ऐसा हो जाए भी जो नहीं चाहते, तो कहते हैं उसमें उनको बचाना, एक्सीडेंट से बचाना, जो फैक्ट्री में एक्सीडेंट हो जाते हैं। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, अलग अलग वर्कर्स को, उनकी फैमिली को इंश्योरेंस की सर्विसेज दी गई, ग्रेजुएटी पे की गई। अगर कई लोग बीच में जैसे सुपर एनुएशन ले लेते हैं नौकरी से, ठीक है, रिज़ाइन कर देते हैं, अचानक डेथ हो जाती है। मोटर व्हीकल्स अमेंडमेंट एक्ट 1988 भी जो एक्सीडेंट्स होते हैं उनसे बचाने के लिए, उनके लिए भी कुछ एक तरह से कह लीजिए सहायता राशि दी गई कि भाई अगर डेथ हो जाती है, दैट इन केस 50,000, 25,000 इन केस ऑफ सीरियस इंजरीज। पब्लिक लायबिलिटी एक्ट, यानी कि कई अलग अलग एक्ट्स आए जो बेसिकली सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए थे, किसके लिए, कि भी लोगों को बचाया जा सके। तो कहते हैं एक तरह से, अब कहता है हमने ये सब डिस्कस किया कि भी स्टेट ने, जो गवर्नमेंट है, स्टेट कह लीजिए, उन्होंने बहुत सारे अलग अलग लॉज लेकर आए, अलग अलग चीज़ें की। कहता है अब इंश्योरेंस का क्या रोल है सोशल सिक्योरिटी के अंदर। तो अगर हम देखते हैं तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है दैट इज़ द सोशल सिक्योरिटी। कहता है इंश्योरेंस है
वो एक तरह से सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, जो कि गवर्नमेंट को प्रोवाइड करनी चाहिए, पर इंडिया इतना बड़ा है कि वहाँ पर गवर्नमेंट सबको नहीं प्रोवाइड कर सकती। तो इंश्योरेंस एक तरीका है जिसके थ्रू आपको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा सकती है। रिगार्डिंग दी ओल्ड एज है, पेंशन से रिलेटेड है, ठीक है। अलग अलग पॉलिसीज़ आपके पास इतनी अवेलेबल होती हैं इंश्योरेंस में, जिनको आप लेके अलग अलग टाइप के रिस्क से बच सकते हो। तो इसीलिए कहता है कि सही समय पर एक इंडिविजुअल अगर अपने आप को सिक्योर करना चाहता है तो उसे सफिशेंट इंश्योरेंस करवाना चाहिए। तो इसीलिए इंश्योरेंस एक सोशल सिक्योरिटी टूल की तरह एक्ट करता है। नेक्स्ट कहता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करने में हेल्प करता है। कहता है कि अगर आप देखो कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, तो भाई आपके पास कपड़ा कैसा है, गुड्स कितने हैं आपके पास, वेल्थ कैसी है, खाने की चीज़ें कैसी हैं, तो वो आपका एक सोशल इकोनॉमिक क्लास में आपको कैटेगराइज करता है। कहता है आपके पास क्वालिटी एजुकेशन, सेफ्टी, लाइफ, रिटायरमेंट, कहते हैं कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनके बेस पर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मापा जाता है। और इंश्योरेंस है वो अलग अलग चीज़ों में हेल्प करता है, आपको फाइनेंशियली भी हेल्प करता है, आफ्टर रिटायरमेंट भी हेल्प करता है, लाइफ रिस्क भी प्रोवाइड करता है, उससे सेफ्टी प्रोवाइड करता है। तो कहते हैं इसीलिए एक तरह से हम कह सकते हैं कि इंश्योरेंस एक बहुत ही हेल्पफुल तरीका है आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज़ करने का। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस अगर हम देखें नेक्स्ट, तो कहते हैं कि अगर मान लीजिए आपकी फैमिली में कोई भी पर्सन है जो मेन कमाता है, ठीक है, ब्रेड अर्नर है जिसे हम बोलते हैं, तो उस सिचुएशन में कहते हैं कि अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, वो उसकी डेथ हो जाती है, तो सारी की सारी फैमिली क्या होता है बहुत ज़्यादा सफ़र करेगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन नहीं कर पाएंगे, ठीक है, अपनी नीड्स को पूरे करने में उन्हें दिक्कत पड़ेगी। लेकिन अगर आपने वहाँ पर इंश्योरेंस करवा रखा है तो फैमिली को वो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस फिर से मिल जाएगी, किसी दूसरे की हेल्प उन्हें लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट आता है दैट इज़ प्रोटेक्शन अगेंस्ट द मॉर्गेज। प्रोटेक्शन अगेंस्ट दी मॉर्गेज में क्या कहता है कि मॉर्गेज क्या है, कहता है ये जब आप किसी से लोन लेते हो अगेंस्ट अ प्रॉपर्टी, दैट इज़ कॉल्ड मॉर्गेज। अगर मान लीजिए जब आपने मॉर्गेज लिया तो जो बंदा था उसकी डेथ हो गई, ठीक है, डेथ के बाद कौन पे करेगा, फैमिली इस सिचुएशन में नहीं होती। लेकिन अगर उस बंदे की आपने इंश्योरेंस करवा रखा है, पहले ही लाइफ इंश्योरेंस करवा रखा है, तो ऐसा हो कि कुछ पैसा उसकी जो वहाँ से मिलता है उसको आप लोन को पे या मॉर्गेज अमाउंट को पे करने के लिए यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से उनका जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए एक घर है, ठीक है, घर के अगेंस्ट मॉर्गेज आपने घर को गिरवी रख के लोन लिया था, लेकिन बंदे की डेथ हो गई जो ब्रेड अर्नर था, तो उसकी अब अमाउंट को कौन पे करेगा। लेकिन अगर उस ब्रेड अर्नर ने, उस पर्सन ने अपना इंश्योरेंस करवा रखा है, तो जो इंश्योरेंस से पैसा आएगा उसको मॉर्गेज के अमाउंट को, उस लोन के अमाउंट को पे करने के लिए यूज़ किया जा सकता है, और उस प्रॉपर्टी को उस फैमिली को नहीं छोड़ना पड़ेगा। तो इसीलिए क्या कहते हैं कि एक तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है इन केस ऑफ दी मॉर्गेज। नेक्स्ट आता है आपका दैट इज़ द फ्यूचर नीड्स। फ्यूचर नीड्स में देखिए कि आती हैं आपकी ओल्ड एज नीड्स होती हैं, रीएडजस्टमेंट नीड्स होती हैं, चिल्ड्रन के लिए एजुकेशन की, बच्चों की मैरिज करनी है, उनको सेटल करना है बच्चों को, ये सारी नीड्स होती हैं। तो इसका एक अच्छा खासा तरीका है इंश्योरेंस, आप सेविंग कीजिए और अपनी फ्यूचर रिक्वायरमेंट को फुलफिल कीजिए। नेक्स्ट आता है दैट इज़ द सेफ्टी अगेंस्ट द बिजनेस लॉस। बिजनेस को अलग अलग तरह के डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्क फेस करने पड़ते हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज़ हैं, नेगलेंस है, जिसकी वजह से उन्हें ह्यूज लॉसेज होते हैं। तो कहता है कि इन अनसर्टेन इवेंट्स को फेस करने के लिए इंश्योरेंस सबसे बढ़िया तरीका है। अगर आपने अपने एसेट्स को इंश्योरेंस करवा रखा है तो इंश्योरेंस आपको कोई भी पैसा लूज़ नहीं करना पड़ेगा, इंश्योरेंस कंपनी ही आपको सब कुछ पे कर देगी। नेक्स्ट आपका आता है दैट इज़ द प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। अगर हम प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इंश्योरेंस एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट का तरीका है, क्योंकि इसमें बहुत ही अलग अलग तरह की पॉलिसीज़ ऑफर की जाती हैं, एंडोवमेंट, यूलिप, डेफर्ड एनुइटीज़, ठीक है, टर्म लाइफ पॉलिसीज़, मतलब बहुत ज़्यादा हैं आपकी। तो आप अलग अलग इन्वेस्टमेंट इन इंश्योरेंस में पॉलिसीज़ में कर सकते हो और उसी के अकॉर्डिंग प्रॉफिट भी कमा सकते हो। प्रॉफिट नहीं तो एक अच्छा खासा रिटर्न तो आप कमा ही सकते हो। नेक्स्ट इज़ दी एम्प्लॉय वेलफेयर। एम्प्लॉयज़ किसी भी सोसाइटी के लिए या कह लीजिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। अगर ऑर्गेनाइजेशन में हर एक एम्प्लॉयर ये चाहता है कि उसके एम्प्लॉयज़ अच्छी तरह काम करें, तो उन्हें भी उसको कुछ सर्विसेज ऑफर करनी चाहिए। तो इंश्योरेंस उनमें से एक है। इंश्योरेंस के थ्रू आप ये कह लीजिए एक सिक्योरिटी आप अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड करते हो। तो अलग अलग टाइप के आप इंश्योरेंस ले सकते हो, जैसे ग्रुप लाइफ पॉलिसी, एक्सीडेंशियल पॉलिसी, मेडिक्लेम एक्सेट्रा। नेक्स्ट आता है इन्फ्लेशन कंट्रोल। ये हमने लास्ट में डिस्कस किया था इन द इम्पॉर्टेंस, पर्पस, नीड्स ऑफ इंश्योरेंस। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है, किस तरह से कंट्रोल करता है, दो तरीक़ों से। पहला कहता है कि ये सिस्टम से पैसे को सोख लेता है। इन्फ्लेशन में क्या होता है, इन्फ्लेशन में मार्केट में मनी इंक्रीज़ हो जाता है मार्केट में बहुत ज़्यादा, क्योंकि प्राइस ज़्यादा आपको चार्ज किए जाते हैं, सप्लाई कम होती है, डिमांड लेकिन बढ़ती रहती है। डिमांड बढ़ रही है तो प्राइजेस हाइक होंगे, पर सप्लाई कम है। तो कहता है उस सिचुएशन में इंश्योरेंस में अगर आप पैसा लगाते हो
तो आपके पास ज़्यादा पैसे खर्च करने के लिए नहीं होंगे, कंजप्शन के लिए पैसे नहीं होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है मार्केट में पैसा कम जाएगा तो इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। सेकेंड, जो इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, जो पैसा प्रीमियम के थ्रू आता है उनसे लोन प्रोवाइड करती है कंपनीज़ को। कंपनी उस पैसे को प्रोडक्शन के लिए यूज़ करेंगे, तो प्रोडक्शन से मार्केट में सप्लाई जाएगी मटेरियल की, तो उससे जो डिमांड और सप्लाई के बीच में ज़्यादा गैप आया हुआ है वो कम हो जाएगा, तो इससे आपका इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट करती है इंश्योरेंस, बहुत बड़ा सेक्टर है इंश्योरेंस, वहाँ पर अलग अलग टाइप की जॉब्स हैं। एजेंट है, अगर मान लीजिए हम किसी अनएम्प्लॉयड पर्सन की बात करें तो उस सिचुएशन में एज अ एजेंट भी वो काम कर सकते हैं, और वहाँ पर बहुत अलग अलग तरह की पोस्ट होती हैं जिनको जो इंश्योरेंस के काम को कंपनी में संभालते हैं, तो उससे ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती हैं। तो ये थे इंश्योरेंस एज अ सिक्योरिटी टूल। द नेक्स्ट इज़ द इंश्योरेंस एंड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब कहते हैं इंश्योरेंस और इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस तरह से एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो देखिए, किसी भी देश का अगर हम माने कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मेन गोल क्या होता है, इज़ द इम्प्रूविंग द वेल बींग ऑफ द कम्युनिटी, कि वहाँ की पब्लिक है उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ हो, बेटर सर्विसेज उन्हें मिले, एजुकेशन, हेल्थ, अलग अलग चीज़ों में उनको अच्छी सर्विसेज मिले। बेसिकली ये ऑब्जेक्टिव होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। तो किसी भी देश की अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है, वो क्या इंडिकेशन करेगी, वहाँ पर अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है। तो कहता है इंश्योरेंस उसमें कैसे कंट्रीब्यूट करता है। तो पहला कहता है इट इम्प्रूव्स द फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ द फर्म। कहता है जो फर्म्स हैं, कहता है किसी भी देश में इंडस्ट्रीज़ मेन रोल होती हैं, जो कंपनीज़ वहाँ काम कर रही होती हैं वो मेन रोल होता है। तो कहते हैं इन केस ऑफ अ फर्म जो इंश्योर्ड है, कहते हैं उनको कोई भी पैसा ऐसे डर के बचा के रखने के लिए नहीं होता कि अचानक कोई प्रॉब्लम आ गई तो क्या करेंगे। उन्हें पता है, उन्होंने इंश्योरेंस ले रखा है, तो जो एक्स्ट्रा फंड वो कंटीजेंसी के लिए बचा के रखते, किसी अन इवेंट के लिए बचा के रखते, वो किस में इन्वेस्ट करेंगे, इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करेंगे। और उससे पैसा आप कह लीजिए कंपनीज उस पैसे को इंश्योरेंस में तो इन्वेस्ट कर रहे हैं, साथ में प्रोडक्शन उनका इंक्रीज़ होगा क्योंकि उस पैसे को वो बचा पाएंगे। तो कहते हैं एक तरह से जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं उन्हें बहुत ज़्यादा कैपिटल चाहिए होती है बिजनेस के लिए। अगर उन्होंने इंश्योरेंस नहीं कर रखा तो उन्हें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है, क्योंकि उनके एसेट्स भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, कोई नेचुरल क्लैमिटी ना आ जाए। तो इसीलिए कहता है कि इंश्योरेंस जहाँ पर होगा वहाँ पे फैम की फाइनेंशियल साउंडनेस इंक्रीज़ हो जाती है। नेक्स्ट इज़ द फोस्टर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड एनकरेज इन्वेस्टमेंट। देखिए, एंटरप्रेन्योरल कौन होते हैं, जो नए बिजनेसमैन मार्केट में आ रहे हैं, जिनको इतनी नॉलेज नहीं है लेकिन उनके पास अच्छे आइडियाज़ हैं और वो अलग अलग रिसोर्सेज को इकट्ठा करके अपनी ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस चलाना चाहते हैं। तो कहते हैं उस सिचुएशन में इंश्योरेंस उनके लिए आप कह लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो उनको एक तरह से गारंटी प्रोवाइड कर रहा है अगेंस्ट अ रिस्क। तो कहते हैं जितने भी एंटरप्रेन्योरर हैं जो या जो भी यूथ है जो एंटरप्रेन्योरर बनना चाहती है, उनका एक पॉजिटिव एटीट्यूड हो जाता है टुवर्ड्स द बिजनेस। नहीं तो अगर उनके पास इंश्योरेंस ना हो तो जो वो कह लीजिए ज़्यादा इनोवेटिव आइडियाज़ को अडॉप्ट करने से डरते हैं। नेक्स्ट है द रिलीज प्रेशर फ्रॉम द स्टेट फंड। कहते हैं जैसे देखिए कोई भी कंट्रीज़ हैं, अलग अलग कंट्रीज़ की अगर हम बात करें, यूरोपियन साइड्स, ठीक है, वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ अगर हम बात करें, तो वहाँ पर क्या है कि ज़्यादातर जो सर्विसेज है वो कौन प्रोवाइड करता है, स्टेट, यानी कि गवर्नमेंट वहाँ की प्रोवाइड करती है, सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है वहाँ के सिटीजन्स को। पर अगर इंडिया के कंटेक्स्ट में देखें तो इतना ज़्यादा हेफ्टी अमाउंट हमें चाहिए फॉर दी हेल्थ केयर, पेंशंस, अनएम्प्लॉयड अलाउंसेस के लिए, कि भाई सोशल बेनिफिट्स के लिए, कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं बॉदर कर सकती इतना ज़्यादा। तो इसलिए लेकिन फिर भी बहुत सारे अलग अलग तरह के एक्ट्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो लेकर आई है पेंशन से रिलेटेड, लाइक न्यू पेंशन स्कीम्स है, ठीक है। क्योंकि ये भी एक रिपोर्ट आई थी बीच में इन 2006 कि भाई जो यूरोपियन कमीशन है, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर आने वाले सालों में पब्लिक फाइनेंस है जो वो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर में आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पर क्या है, वो लोग बहुत ज़्यादा हेफ्टी अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं और उनका उसके अलावा वो लोग कुछ और अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि जिस तरह से इंश्योरेंस फर्म एंटर हुई मार्केट के अंदर, तो कहता है जो प्राइवेट फंडेड, जैसे न्यू पेंशन स्कीम का एग्जाम्पल ले लें, तो इसमें क्या होता है कि प्राइवेट फंड्स में जो लोगों का पैसा है पेंशन के तौर पर सेव हो रहा था वो वहाँ इन्वेस्ट किया जा रहा है। तो कहते हैं इस तरह से इंश्योरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट इज़ द फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन एंड मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग। इंश्योरेंस कंपनीज है वो फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी के तौर पर काम करते हैं, वो लोगों से पैसा इकट्ठा करते हैं इन फॉर्म ऑफ प्रीमियम, जिसे हम स्मॉल सेविंग्स भी कहते हैं, और उसे इन्वेस्ट करते हैं इन द मनी मार्केट बाय इन्वेस्टिंग इन सिक्योरिटीज़, लोन्स टू फर्म, कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे
ओवरऑल कैपिटल फॉर्मेशन होता है और सेविंग्स का मोबिलाइजेशन होता है। नेक्स्ट इज़ द प्रमोशन ऑफ सेंसिबल रिस्क मैनेजमेंट। कहते हैं इंश्योरेंस कंपनी एक तरह से रिस्क मैनेजर के तौर पर एक्ट करती है, अलग अलग प्रीमियम्स वो चार्ज करती है अलग अलग इंश्योरेंस पॉलिसीज़ पर अकॉर्डिंग टू द रिस्क इन्वॉल्व। कहते हैं रिस्क के अकॉर्डिंग वो डिसाइड करते हैं। जैसे लाइफ इंश्योरेंस में देखें, उसमें प्रीमियम फिक्स होता है अकॉर्डिंग टू द एज, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है कि जो इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं वो रिस्क को देखकर, यानी कि अगर ज़्यादा एज हुई तो ज़्यादा प्रीमियम होगा, कम एज हुई तो कम रिस्क होगा, क्योंकि एक बीमार पर्सन या कह लीजिए ओल्ड पर्सन की के बीमार होने की या डेथ होने के ज़्यादा चांसेस हैं एज़ कम्पेयर टू अ यूथ। तो इसीलिए कहते हैं अलग अलग चीज़ों को एनालाइज करके रिस्क प्रोफाइल बनाया जाता है और उसी के बेसिस पर रिस्क को रिड्यूस करने की कोशिश की जाती है। तो एक तरह से रिस्क मैनेजमेंट का काम करता है इंश्योरेंस। एंड द लास्ट इज़ अ फोस्टर स्टेबल कंजप्शन। देखिए, कंजप्शन क्या है, किसी भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, किसी भी देश के लिए बहुत ज़रूरी है। तो एक तरह से आप देखिए, अगर आप सेविंग्स कर पा रहे हो इंश्योरेंस की फॉर्म में, आप एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर पा रहे हो, ठीक है, आपके पास पैसा आ रहा है, अपने रिस्क को मिनिमाइज कर पा रहे हो, अलग अलग हेल्थ, एक्सीडेंशियल इंश्योरेंस, एजुकेशन, चिल्ड्रन, यानी कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंश्योरेंस से लिंक्ड करती हैं। तो कहते हैं जब आपके पास इस तरह से मनी सेविंग होती है तो कंजप्शन पर आप ज़्यादा खर्च करते हो, और कंजप्शन ही किसी भी इकोनॉमी के लिए मेन चीज़ होती है। तो इसलिए, और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का काम भी इंश्योरेंस करता है। तो इस तरह से ओवरऑल अगर हम देखें तो जो कंजप्शन एक कह लीजिए स्टेबल रहता है, किसकी वजह से, इंश्योरेंस की वजह से। यानी कि एक तरह से आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि भाई इंश्योरेंस इज़ द मेन फॉर कंजप्शन। इंश्योरेंस कहीं ना कहीं लिंक्ड करता है हर एक चीज़ से, चाहे वो फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ अ फर्म हो, चाहे वो एंटरप्रेन्योर्स से रिलेटेड हो, चाहे स्टेट फंड से रिलेटेड हो, ठीक है, फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज या मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग हो, कंजप्शन से रिलेटेड हो। तो ओवरऑल इंश्योरेंस एक की तरह एक्ट करता है जो रिस्क को मैनेज करता है और बिजनेस को प्रमोट करता है, एंड ऑल्सो फॉर सेविंग द लाइफ्स ऑफ द पीपल एंड रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ द पीपल। थैंक यू। आज के लिए इतना ही।